नमस्कार। आज हम चलते हैं भारत के इतिहास के उस पन्ने पर जहां एक महान सम्राट की कहानी लिखी है। एक ऐसी दास्तान जिसमें बहादुरी है, मोहब्बत है और एक ऐसी त्रासदी है जिसने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए इसी बात से शुरू करते हैं। ये जो एक लाइन है ना, ये इस पूरी कहानी का सार है। इससे समझ आता है कि कैसे एक छोटी सी गलती और जब अपने ही धोखा दे दें तो इतिहास की दिशा ही बदल जाती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक बहुत बड़ा सबक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस महान योद्धा के उदय से। एक ऐसा राजा जिनका एक और नाम था राय पिथौरा। जरा सोचिए, 1166 में जन्म हुआ और बहुत कम उम्र में ही उनके कंधों पर दिल्ली और अजमेर जैसे बड़े साम्राज्य की जिम्मेदारी आ गई। लेकिन वो सिर्फ विरासत पर जीने वालों में से नहीं थे। उन्होंने दिल्ली में मशहूर किला राय पिथौरा बनवाया और फिर अपने साम्राज्य को राजस्थान से लेकर बुंदेलखंड तक फैला दिया, बड़े बड़े शक्तिशाली राजाओं को हराकर। मतलब उनका उदय बहुत तेजी से हुआ था। और वो सिर्फ एक राजा ही नहीं थे, एक जबरदस्त योद्धा भी थे। कहा तो ये भी जाता है कि वो इतने ताकतवर थे कि बिना हथियार के शेर से लड़ सकते थे। उनकी बहादुरी के किस्से पूरे नॉर्थ इंडिया में मशहूर थे। ऐसे किस्से जो दोस्तों का हौसला बढ़ाते थे और दुश्मनों के दिल में डर पैदा करते थे। लेकिन उनकी एक खास काबिलियत थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी। एक ऐसी कला जिसमें उन्हें महारत हासिल थी। ये नाम ध्यान से सुनिए, शब्द भेदी बाण। इसका मतलब है आवाज सुनकर तीर चलाना बिना देखे। इस स्किल को याद रखिएगा क्योंकि ये कहानी के आखिर में बहुत बहुत जरूरी साबित होगी। तो अब तक हमने उनकी शौर्य की बात की, लेकिन ये कहानी सिर्फ तलवारों और जंगों की नहीं है। इसमें एक प्रेम कहानी भी है। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसने आगे चलकर एक बहुत बड़ी त्रासदी को जन्म दिया। किस्सा कुछ यूं है कि कन्नौज की राजकुमारी थी संयोगिता। उन्होंने पृथ्वीराज को कभी देखा नहीं था, बस उनकी बहादुरी के किस्से सुने थे और उन्हीं किस्सों से उन्हें पृथ्वीराज से प्रेम हो गया। लेकिन एक परेशानी थी। संयोगिता के पिता राजा जयचंद पृथ्वीराज की बढ़ती ताकत से बहुत जलते थे। दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे और बस यहीं से टकराव की शुरुआत हुई। तो जयचंद ने क्या किया, उन्होंने संयोगिता का स्वयंवर रखा, बड़े बड़े राजाओं को बुलाया, लेकिन पृथ्वीराज को नहीं। इतना ही नहीं, उन्हें जलील करने के लिए दरवाजे पर उनका एक पुतला एक द्वारपाल की तरह खड़ा कर दिया। लेकिन संयोगिता ने क्या किया, वो सब राजाओं के सामने से गुजरी और वरमाला उस पुतले के गले में डाल दी। और ठीक उसी वक्त पृथ्वीराज, जो वहीं कहीं छुपे हुए थे, सामने आए, संयोगिता को अपने घोड़े पर बिठाया और सीधे दिल्ली ले गए। बिल्कुल फिल्मी सीन था। इस एक कदम ने दो दिलों को तो मिला दिया, लेकिन एक दुश्मन की आग को और भड़का दिया। अब इससे जयचंद की जो बेइज्जती हुई, उसने उनके अंदर बदले की आग जला दी। एक ऐसी आग जिसके परिणाम पूरे हिंदुस्तान के लिए भयानक साबित हुए। उनकी ये पर्सनल दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि उन्हें देश पर मंडरा रहा बड़ा खतरा दिखाई ही नहीं दिया। तो अब कहानी आती है जंग के मैदान पर। चलिए देखते हैं कि कैसे ये पर्सनल दुश्मनी एक बाहरी हमले से जा मिली और कैसे इसने इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दिया। ये वही वक्त था जब एक बाहरी आक्रांता मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान पर अपनी नज़र गड़ाए हुए था। उसका मकसद था अपने गौरी साम्राज्य को यहाँ तक फैलाना। तो एक तरफ आपसी दुश्मनी और दूसरी तरफ बाहरी खतरा। टक्कर होना तो तय था। और ये टक्कर हुई तराइन के मैदान में एक नहीं बल्कि दो बार। 1191 में जब पहली लड़ाई हुई तो उसमें राजपूतों का शौर्य गौरी पर भारी पड़ा। गौरी बुरी तरह हारा, जख्मी हुआ। लेकिन 1192 में एक साल बाद जब दूसरी लड़ाई हुई तो सब कुछ बदल गया। इस बार शौर्य नहीं, धोखा और विश्वासघात जीता। और इसमें सबसे बड़ा हाथ था जयचंद का। पहली लड़ाई में गौरी हारकर भागा और दूसरी में पृथ्वीराज हारकर बंदी बना लिए गए। पहली लड़ाई के बाद क्या हुआ? राजपूत परंपरा के हिसाब से पृथ्वीराज ने जख्मी गौरी का पीछा नहीं किया, उस पर दया दिखाई और उसे वापस जाने दिया। ये उनके उसूल थे। लेकिन इतिहासकार आज इसे एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती मानते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे दुश्मन को जिंदा छोड़ दिया था जो अगले साल और ज्यादा नफरत और तैयारी के साथ लौटने वाला था। और 1192 में गौरी लौटा, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। जयचंद ने उसका साथ दिया। गौरी ने भी धोखे से काम लिया। उसने सुलह का झूठा नाटक किया और फिर सुबह सुबह अचानक हमला कर दिया। राजपूत सेना इसके लिए तैयार नहीं थी। अपनों का विश्वासघात और दुश्मन का धोखा, ये दोनों मिलकर पृथ्वीराज की हार का कारण बने।
और उन्हें बंदी बना लिया गया। जयचंद के बदले ने आखिरकार पूरे साम्राज्य को ले डूबा। लेकिन हार के साथ ये कहानी खत्म नहीं होती। असलियत में इसका सबसे आखिरी और शायद सबसे हैरतअंगेज हिस्सा तो अब शुरू होता है, कैद के अंधेरों में। पृथ्वीराज को बंदी बनाकर अफगानिस्तान के गजनी ले जाया गया। वहां मोहम्मद गोरी ने उन्हें बहुत यातनाएं दी और गर्म लोहे की सलाखों से उनकी आंखें फोड़ दीं। उन्हें अंधा कर दिया गया। लेकिन उस अंधेरी कोठरी में भी उम्मीद की एक किरण बाकी थी, उनके सबसे सच्चे दोस्त के रूप में। उनके बचपन के दोस्त और राजकवि चंद बरदाई उनके पीछे पीछे गजनी तक जा पहुंचे। वहां उन्होंने गोरी को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो अंधे हो चुके पृथ्वीराज के तीरंदाजी का आखिरी कमाल देखें। चंद बरदाई के दिमाग में एक प्लान था। ये सिर्फ एक तमाशा नहीं था, ये बदला लेने का एक आखिरी मौका था। और फिर मैदान सजाया गया। जब गोरी ने पृथ्वीराज को तीर चलाने का हुक्म दिया तो चंद बरदाई ने धीरे से ये दोहा कहा। ये दोहा असल में एक सीक्रेट कोड था। इसमें गोरी की बिल्कुल सही लोकेशन, उसकी दूरी और ऊंचाई सब कुछ बता दिया गया था। 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। इस कोड से पृथ्वीराज को पता चल गया कि निशाना कहाँ लगाना है। तो जैसे ही गौरी ने बोलने के लिए मुंह खोला, उसकी आवाज की दिशा में पृथ्वीराज घूमे और अपना वही शब्द भेदी बाण चला दिया। तीर सीधा गोरी के गले में जा लगा और उसने वहीं तख्त पर दम तोड़ दिया। आंखों की रोशनी नहीं थी, पर सम्राट का निशाना फिर भी नहीं चूका। और इसके बाद दुश्मन के हाथों मरने या जलील होने से बचने के लिए पृथ्वीराज और चंद बरदाई दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की जान ले ली। उन्होंने अपनी कहानी का अंत अपनी शर्तों पर लिखा। ये एक दुख भरा लेकिन शान से भरा अंजाम था। तो आखिर में ये सवाल उठता है कि पृथ्वीराज चौहान की ये गाथा क्या है? ये उनकी बहादुरी की कहानी है या एक चेतावनी? शायद दोनों। एक तरफ ये उनके बेजोड़ साहस और शौर्य को दर्शाती है, तो दूसरी तरफ ये एक सख्त याद भी दिलाती है कि कैसे एक बेरहम दुश्मन पर दिखाई गई दया और अपनों से मिला धोखा एक पूरे देश का इतिहास बदल सकता है।